अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक और इस्सार राना। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इस कि इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली में पिछले 2-3 घंटे से काफ़ी एक सूरत हाल डेवलप है। अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब काफ़ी घन गरज वाली इजहार ख्याल उन्होंने किया है और उसके मुकाबले में अब जो है ख्वाजा आसिफ ने भी लफ्ज़ी तलवार चला दी है। क्या चल रहा है, ये इतनी एक मुकाबले की सी कैफियत क्यों है, इस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल काफ़ी दिनों से कशीदा थी, अब जो है वो अंडर कंट्रोल है, अब उनके मुतालबात मान लिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने जो है वो 23 अरब का जो है फ़ौरी इमदादी पैकेज जो है उनको दे दिया है। बिजली के तारफ़ में कमी कर दी गई है और साथ ही साथ आटे की जो कीमत है उसको भी कम कर दिया गया है। उस पर बात करेंगे, ये सूरत हाल क्यों हुई और जल्दी मामला तय क्यों नहीं कर लिए गए, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने आज अडियाला जेल में पेशी के मौके पर जो है काफ़ी बातें की हैं। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में उन्होंने कहा है साफ साफ वाज़ेह तौर पर कि भाई नोटिस तो उन्हें देना पड़ेगा, जो मामलात और जो बातें हमने उनको डिक्टेट नहीं की वो उन्होंने खुद से जो है वो मीडिया पर आकर क्यों की हैं, इस पर उनको नोटिस देना ही होगा। और उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि सबसे अहम बात कि जो वो हैं अब आर्मी चीफ को ख़त लिखना चाह रहे हैं, अब वो ख़त का मतन क्या है, वो ख़त क्यों लिख रहे हैं, इस पर बात होगी। साथ ही साथ बात कर लेंगे शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, इस्तीफ़ा क्यों दिया, पार्टी के क्या मामला चल रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो शो है वो हम स्टार्ट करेंगे इस्सार साहब से। इस्सार साहब, इस वक्त जो है एक कैफियत चल रही है काफ़ी मुकाबले वाली कौमी असम्बली में। उमर अयूब साहब जो है वो काफ़ी घनगरज वाली 2-3 घंटे से तकरीर कर रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, कुछ नहीं, मामला क्या, असम्बलियों के प्लेटफॉर्म और होते किस लिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आज स्पीकर साहब ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि उमर अयूब को अपनी तकरीर मुकम्मल करने का मौका दिया। बीच में तहमीना बोली, कुछ लोग बोले, उन्होंने उन्हें भी चुप कराया। हाँ जी। और उमर साहब को बतौर अपोजिशन लीडर बात करने दी। वो उमर साहब ने जितनी भी बातें की वो वही FIR है PTI की, जो वो एक अरसे से कहते आ रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। फिर वो 9 मई के वाक़े पे भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं और वो कहते हैं कि इस कमीशन को आप एक्सेस दें, वीडियोस की भी और CCTV कैमरास की भी और बाकी चीज़ों की भी। और आज उन्होंने अपनी पार्टी का मुकदमा जो है पार्लियामेंट में पेश किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जेस्चर है और ये भी कि चैनल्स ने भी उसको ऑन एयर किया, कहीं रुकावट नहीं हुई, कहीं वो आवाज़ नहीं बंद हुई, टू टू नहीं हुई। हालांकि उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ कट कट के आ रही है, कहीं हुआ है ऐसा। तो ये एक अच्छा जेस्चर है फॉर डेमोक्रेसी। अल्लाह करे कि हम सब में बर्दाश्त आ जाए, अल्लाह करे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पार्लियामेंट में जो बात करते हैं वो उसका अमली तौर पे भी, प्रैक्टिकली भी उस पर अमल करके दिखाएं। और तो ये एक अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगा। और पार्लियामेंट में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, मामूल की बात है, कोई न्यू थिंग, कोई नई चीज़ नहीं। मलिक साहब, ये तो चलो बात हो गई कि वो मामूल की बात है और वो अपना इजहार ख्याल करते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी मुकाबले पे आ गए, ये क्या बात है? नहीं, ठीक है, मैं भी कहता हूँ मामूल की बात है, मगर एक चीज़ बड़ी ट्रबल सम है। देखें, आप पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, नून हो, कोई हो, आप किसके नुमाइंदे हैं? आवाम के नुमाइंदे। आप हैं सियासतदान, आप हैं जमहूरी लोग। यार, इनके तो मुझे लगा जनरल भी अपने अपने मतलब आज जो लड़ाई कहाँ से शुरू हुई है, उन्होंने जिस तरह राणे ने बता दिया, तकरीर अच्छी हुई बुरी, कल ही उन्होंने ख्वाजा साहब ने जो आपके वज़ीर दिफा हैं उन्होंने आके दिफा क्या किया, उन्होंने कहा जनाब आपके दादा हजूर तो ये काम तो फिर शुरू उन्होंने किया, वो तो चले गए, पर्सनल हो गए। उसने कहा कड्डो लाश होती बात, लगाओ आर्टिकल 6 वहाँ से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका दिल करता है कि पाकिस्तान पे सारा जुल्म जनरल अयूब ने किया, जनरल ज़िया पे हमने नहीं बात करनी, ये उनकी स्ट्रेटजी है। चलें जी, मुस्लिम लीग काफ की बात कर लेते हैं। काफ का सारा लव अफेयर मुशर्रफ के साथ था, मुशर्रफ की बात नहीं करनी कि उसने भी आइन तोड़ा था। चलें PTI की मैं बात करता हूँ, PTI ने रेफरेंडम के किसका साथ दिया था? मेरा साथ तो नहीं दिया था, मुशर्रफ का साथ दिया था। इमरान खान साहब ने किसको वोट दो। तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मैं सब पे तनकीद कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा सबको समझना चाहिए कि एक दफ़ा बैठ जाए, पीपल्स पार्टी भी बैठ जाए। वैसे थोड़ी सी रिलेटिवली मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ करूँगा, मुझे लगा उन्होंने अपना कोई जर्नल नहीं रखा हुआ, बाकी तो सबका जर्नल है। मसलन मुशर्रफ से नून की बड़ी लड़ाई है, क्योंकि मुशर्रफ को के ज़माने में नवाज शरीफ निकला, ज़िया की उन्होंने कभी बात नहीं की कि जनाब आपने भी आइन तोड़ा हुआ है। अब यही काम वहाँ पे शुरू हो गया।
भाई एक तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। उमर अयूब के अगर वो दादा थे, अगर उन्होंने आमरीत की या पाकिस्तान कायन तोड़ा तो इसकी सज़ा दादे को नहीं बनती। मगर दूसरी तरफ पीटीआई का काम है, जो पाकिस्तान का सवाल है, अगर पाकिस्तान का सवाल है तो पीटीआई को ये नहीं कहना चाहिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट। अब ये भी इनकी भी बात कर लेते हैं। जनरल अपना जब इनका प्यार मोहब्बत था जनरल बाजवा के साथ, तो इमरान खान की आवाज़ मेरी कान में है कि एक पेज है, ये तो जमहूरियत के बाप हैं, इससे ज़्यादा जमहूरियत परस्त पाकिस्तान में जर्नैल ही कोई नहीं है। और बाद जो होता रहा 100 जलसों में, सुबह दोपहर शाम मीर जाफ़र मीर सादक। तो मैं जो आर्गूमेंट करना चाह रहा हूँ, इस हमाम में सारे नंगे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस के अपने अपने पसंद की मार्शल हैं, हमारे अपने अपनी पसंद के जर्नैल हैं। असूल ये है डेमोक्रेसी का कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अल्लाह करे ये अक्ल आए, सारे बैठे कि यार बाकी बातें सब की हैं, हमारे इख्तलाफात हमारे साथ। आज एक फ़ैसला कर लो कि पाकिस्तान का आइन जिसने भी तोड़ा ना, वो आमर था, वो गासिब था, उस पर अलामती केसेस कर लो या एक चीज़ पे इकट्ठे हो जाओ। ये जो है ना कि मेरा एक जर्नैल है, तुम्हारा ये जर्नैल है, ये गलत है। राणा साहब, जैसे कि उमर अयूब साहब ने कहा है कि फाशिस्ट पंजाब हुकूमत को तहरीक इंसाफ से एलर्जी है, सही बात है ये? नहीं, वो तो जो बात कह रहे हैं वो तो आपको ऑन ग्राउंड नज़र आ रही है। आप जिस तरह पंजाब में 9 मई के बाद पंजाब पुलिस ने जो कुछ किया 9 मई के नाम पर, वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। जिस तरह लोगों के घरों में घुसा गया, चादर चार दीवारी को नाम वो उड़ाया गया, और जिस तरह लोगों के साथ 9 मई के मुलजिमों को पकड़ लें, उनके साथ साथ जो आटे के साथ घून पिसा, वो कुछ ढकी छुपी बात तो नहीं है। इलेक्शन के दौरान आपने पीटीआई को कंपेन नहीं करने दी, आपने उनके जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्हें उठा लिया। किसको को इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, खवातीन के साथ ज्यादती की गई? कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि पीटीआई को रैली निकालने की इजाजत नहीं थी, दफातर बनाने की इजाजत नहीं थी? तो वो जो बात कह रहे हैं वो कोई गलत तो नहीं कह रहे, वो तो ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये जो मलिक साहब कह रहे हैं ना कि सबके अपने अपने जनरल्स होते हैं, मेरा ये कहना है कि जनरल्स होते हैं, इसे माजी कर दें, अब से शुरू कर दें ना, अब से तय कर लें कि कोई किसी का जनरल नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ हम डेमोक्रेसी के हवाले से बात करेंगे। आप होना तो यही चाहिए। क्या शहबाज शरीफ साहब की इतनी हिम्मत है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके कोई फैसला कर सके? छोड़ दे माजी को, बिल्कुल छोड़ दे माजी में कौन किसका को डैडी कहने में जो वो रूहानी बाप कहता था, उसे छोड़ दे। अभी की बात कर ले ना। ये ख्वाजा आसिफ क्या खुद मुंह से नहीं माने कि इलेक्शन जो है मैंने टेक्स्ट किया था तो मैं जीता था जनरल बाजवा को? बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात को ढकी छुपी है कि जो ये मुकाबीना, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो इनके हैं ही नहीं और जो इनसे ज्यादा तगड़े और आजाद हैं? तो क्या इनमें अब इखलाकी जरूरत है? छोड़ दे माजी को कि अब मौजूदा दौर में अपने आप को डेमोक्रेट साबित कर दे। क्या ये बात ढकी छुपी है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस तरह लंदन से यहाँ आए थे, किस तरह अदालतों ने उन्हें रिलीफ दिया था? ऐसे ही है। कौन था जिसने ये फैसले किए कि नवाज शरीफ पे से सारी कदगने खत्म कर दो? कौन था जिसने ये तय किया कि नवाज शरीफ को खुल्लम खुल्ला आने दो? आप माजी को छोड़ दें, मैं मलक के साथ हूं कि माजी के सब छोड़ दें। आप हाल की बात कर लेना, बात आप ठीक कह रहे हैं। आप आज साबित कर देना आप कि आपने कुछ सीख लिया। ये ख्वाजा आसिफ ये जो बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके वालिद साहब स्पीकर थे जाउलक असेंबली के, मजलिस शूरा के, ठीक है। ये भी पीछे पीछे करचे चमचे थे। और ये कहाँ पे है, कौन सी जगह है जहाँ पे ये उनके दस्ते शफकत से महरूम रहे और आज ऐलान कर दें? आज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, राना सॉरी, राना कतनी मेरे मुतजाद बात नहीं कर रहा, मगर मैं थोड़ा सा इस पे ऐड ये करना चाह रहा हूँ। ये भी तो कल की बात है ना कि 3 साल आपने एक्सटेंशन दी जनरल बाजवा को, मैंने तो नहीं ना दी थी, आपकी हुकूमत में दी। फिर ये भी बात नहीं है, अब ऑन रिकॉर्ड आ गए आपके सदर मोहतरम भी कि हमने बैठ के फिर आपसे कहा 3 साल के बाद फिर हमने कहा जी आए हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे, आप एक इलेक्शन और करा दें। ये भी कल की बात है। नहीं ठीक है मलिक साहब, एक मिनट सुन लेना, मैं आपकी बात भाई सुने ना, मेरी बात सुन लेना कि 2019 के अंदर
ये बात ख्वाजा आसिफ ने कही कि हाँ जनरल बाजवा साहब ने हमसे राब्ता कर लिया था, बिल्कुल ठीक है, हुकूमत के 1 साल बाद, ठीक है। अगर इसको हुकूमत को बचाने के लिए कोई अटेम्प्ट कर रहा है, वो तो अपने लालच में कर रहे थे कि चलो जी हमारा इक्तिदार बच जाए, हमने बाजवा को, इनको क्या था, जो गुजरांवाला के जलसे में बाजवा साहब का नाम लेके कह रहे थे कि आपने हुकूमत तोड़ी है, और अंदर खाते उनको वोट दे रहे थे। चलो पीटीआई का तो समझ आ गई बात ना, पीटीआई के तो समझ आ गई कि उन्होंने अपनी हुकूमत बचानी थी। लेकिन इनको क्या था कि ये गुजरांवाला के जलसे में बाजवा साहब को कुछ कह रहे थे और अंदर खाते ख्वाजा आसिफ को कह रहे थे कि वोट देने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सार साहब, माजी जो जैसा भी रहा हो, लेकिन अब जो है वो सीखने की ज़रूरत है। मलिक साहब, आप देख लें कश्मीर वाले इशू पे अगर हम आ जाए तो कश्मीर में जो कुछ हुआ पिछले इतने दिनों से, शुक्र है बिल आखिर जो है उनके मामला सेटल डाउन हो गए। कितने मुजाहरे, कितने एहतजाज हुए, इंटरनेट बंद रहा, कितने मामला ख़राब रहे, मतलब बेसिक वजह क्या थी? और अगर मामला बैठ के ऑन द टेबल सेटल डाउन हो सकते थे तो पहले क्यों नहीं कर लिया? थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ी सी उसकी सेंसिटिविटी शेयर करूँगा। हम सबको पता है कि मेरे पास कोई छुपी, देखिए कश्मीर एक ऐसी जगह है जिस पे और कुछ ना हो, हम सोए रहे जागते रहे। इंडिया ने 5 आंखें रखी होती हैं कश्मीर पे, मतलब वहाँ पे वो कहते हैं ना, हमारी जुबान में मक्खी भी गुजरती है ना तो उसको वो हाथी बना देते हैं। मतलब थोड़ा सा इशू की मैं बता रहा हूँ। ये बिजली महंगी का मसला लाहौर का भी है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, गुजरांवाले का भी है, कोयटा का भी है, मगर बाकी भी तो पाकिस्तानी है। अगर कश्मीरी पाकिस्तानी, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा इसकी सेंसिटिविटी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों इतना है। मैं इससे ज़्यादा को मुनासिब नहीं। और आप अगर जवाब देखें ना तो वो पूरी अपनी इंग्लिश से किताबों के साथ जेली फुटेज के साथ फिर वो आते हैं पाकिस्तान का ना, वो एक बड़ी तकलीफ दे बात है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, असल में लड़ाई किस चीज़ की थी? लड़ाई ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए थे यहाँ पे गिलगित वगैरह में, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस रीजन में 2 सब्सिडीज़ का ऐलान कर दिया। और कमाल ये है कि वैसे भुट्टो को फांसी दे दी, 100 तबाह बर्बाद कर दी, 2 चीज़ें उसकी कायम है। उस इलाके में बिजली और गंदम, उसकी सब्सिडी जो ना सरकार फेडरल हुकूमत पाकिस्तान ने ली हुई है। अब उसमें सीधी बात है, वो उनको आदत है। अब मैं आपको कीमत बताता हूँ, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया। इससे एक और भी मैं पॉइंट निकालने लगूँ। अब मैं जिस शहर में हम बैठे हैं, हम यहाँ सोच सकते हैं 3 रुपए का यूनिट हो? सीरियसली मैं सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि गुजरात से तकरीबन मेरा ख्याल 50 किलोमीटर है आज़ाद कश्मीर, यानी कि गुजरात में एक जगह है अपना जो लास्ट देहात होगा ना, बस एक पंजाब का जो देहात होगा, वहाँ पे आटा होगा 4000 रुपए का किलो में, मिसाल अगर वो साइकिल पे इधर ऐसे करके आज़ाद कश्मीर जाए तो वहाँ 2000 हो गया। अच्छा, यहाँ पे वो तकरीबन 40 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए यूनिट दे रहा है। वो 3 रुपए कर दिया है 1 से 100 यूनिट का। 200 अगर उससे ऊपर जाएगा तो 5 रुपए यूनिट, और अगर वो 200 से 300 से ऊपर जाए तो 6 रुपए। कमर्शियल कारोबारी के लिए 10 रुपए। तो पॉइंट सारा ये था कि इतने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। वो आपकी वफाकी हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, अक्लमंदी किया। ये नहीं कि हम इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। आपने आज 23 अरब रुपए की ऑफर करके, आपने नोटिफिकेशन करके आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कह ले भाई, ये जो इनको हमने एक आदत है, इनकी 2 सब्सिडीज़ हमने इनको दे दी हैं। तो बज़ाहिर कागज़ों में मैं कह रहा हूँ, जो इंटरनेट भी चल गया वो भी आपने बता दिया, तो उससे आपने 23 अरब की सब्सिडी से ना उनका मसला कर। एक मैं थोड़ा सा इजाफी कमेंट करूँ, यहाँ एक पॉइंट समझने वाला है। उनकी पता स्ट्रगल क्या थी? वो कहते थे आप मंगला पानी जो आता है ना, मंगला में दो दरिया, एक झेलम है और एक इसका नाम है 71 तक उसका नीलम रिवर था, फिर गंगा, कृष्ण गंगा सॉरी उसका नाम था, फिर हमने नीलम रख दिया। वो कह रहे हैं, कश्मीरी कहते हैं कि मंगला डैम कश्मीर में है, लिहाजा आप हमें वो बिजली के हमसे पैसे लें जितने की बनती है। जो मैं असल बात, कितने की बिजली बनती है पानी की? 3 रुपए की, और हमने IPPs के हाथों पूरे पाकिस्तान को 60 रुपए यूनिट में ना ज़िबा कर दिया। ये कितनी तकलीफ दे बात है। हाँ सब ऐसे ही है। नहीं देखे, ये जो कुछ आज हो रहा है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन नहीं होता, एकदम नहीं होता, ये एक कंटिन्यूटी होती है। मेरा तो पहले दिन से जो स्टांस है वो ये कि पाकिस्तान को सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस चला सकती हैं और डेमोक्रेटिक नॉर्म से ही चल सकता है। वहाँ PTI की एक हुकूमत थी, अवामी वोटों से बनी हुई हुकूमत, आपने उसको जिस बुरी तरह खत्म किया, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह भानुमती का कुनबा आपने बना के वो इकट्ठा करके पार्लियामेंट बनाई, वो भी कोई कहाँ है आज वो पार्लियामेंटेरियन नून लीग के, कहाँ है बाकी पार्लियामेंटेरियन? क्यों नहीं फेस कर रहे? इसलिए कि उनका फेस ही कोई नहीं है। दे आर फेसलेस पीपल, ठीक है ना। वहां पे ये आप इस मामले को इतना इजी मत लें
ये खाली आटा और बिजली वाला इशू नहीं है, इसके पीछे पता नहीं कौन कौन सी भयानक फोर्सेस गैर मुल्की जो है वो भी काम कर रही है। ठीक है, हो सकती है। हम एक कश्मीर काज के ऊपर खड़े हुए और उसकी हुर्मत और उसकी हिफाजत पे पहरा देना हमारा फर्ज है। ठीक है, आपने जो कुछ कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं यकीन के मामला सेटल हो गया है। मेरी साफती सेंस कहती है कि मामला सेटल नहीं हुआ अभी। ठीक है, अभी जलसा होना है, ऐलान होना है, पता नहीं क्या क्या होना है, लेकिन अभी सिचुएशन वो नहीं हुई जो हम बजाहिर समझ रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो 23 अरब बिलियन रुपीस का आपने सब्सिडी दी है, ये तो पाकिस्तान के गरीब अवाम की जेब से जानी है। हमारा क्या कसूर है भाई? राइट, आप हमारी जेब से सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, हम भूखे मर रहे हैं, उनको 3 रुपए यूनिट दे रहे हैं, हमको 65 रुपए यूनिट दे रहे हैं, उनको आटा जो है वो क्या कीमत है? 2000 रुपए, और हमें आप 4000 रुपए दे रहे हैं। भाई हमारा कसूर क्या है? सही है, हम पाकिस्तानी हैं, हमसे इसकी सजा ले रहे हो तुम? निगरान हुकूमत साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये निगरान हुकूमत, ये मैं इसे निगरान हुकूमत ही कहता हूँ। अच्छा। हाँ, ये वो ही है। वहाँ प्रोफेसर साहब उतरे तो दूसरे साइंसदान आ गए, ठीक है ना? हाँ, ये वो हैं वही, और काकड़ ने तो असल बात कह दी। अगर हमारी अदालतों में कोई बात होती तो आज तक अब तक काकड़ साहब को बुला लिया होता कि निगरान वजीर आजम खुद एतराफ कर रहा है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। उसने खुद मान लिया कि ये इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए। ठीक है ना? और दूसरी चीज ये मलिक साहब, IMF की रिपोर्ट पढ़े, हिला के रख देगी आपको। थोड़ा बयान करें ना। हम तो खुश हो गए थे मलिक साहब के PTI को वोट नहीं मिले, 8% वोट मिले। IMF कह रहा है कि जी PTI को तो सबसे ज्यादा वोट मिले। जो यहाँ पे आया है हमें हमारी मदद करने, वो वहां से ये कह के आ रहा है बिल्कुल कि जनाब मैं एक ऐसी हुकूमत की मदद करने जा रहा हूं जो हुकूमत इलेक्टेड नहीं है। ड्यूरिंग मुज़ाकरात भी बात, ठीक है ना? वो ये कह रहे हैं कि जिसको वोट पड़े थे उसको तो आपने हुकूमत ही नहीं दी, वो जो हमारी मदद करने आए हुए। ठीक है, तो भाई मैं अभी आपसे दरखास्त करता हूं कि लोगों के हक उन्हें लुटाएं, लोगों को उनके मैंडेट को माने। IMF ने ये कह दिया कि इंतखाबात के बाद बेयकीनी खत्म नहीं हुई, बढ़ गई। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ फायदा इंतखाब का? IMF कह रहा है कि जी वो जो आजाद उम्मीदवारों ने ज्यादा वोट लिए सबसे है। आपका निगरान वजीर आजम कह रहा है कि फॉर्म 47 वालों को मैंने जिताया है। फिर आप ये किस हथेली पे सरसों जमा के बैठे हुए? वो आजाद कश्मीर में अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, वो पॉलिटिकली मजबूत हुकूमत थी। मैं आपको बताऊं, आजाद कश्मीर में 2 पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, PTI और पीपल्स पार्टी। नून लीग का कोई ये हमेशा इसी तरह पैराशूटर बन के कभी विफाक में आके बैठ जाते हैं, कभी पंजाब में बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं जाके। ठीक है ना? हकूक गजब करने के लिए और खुद को चैंपियन बनते, गामा पहलवान बनते कि जी हम जमहूरियत के गामे पहलवान है, विचो कांगड़ी पहलवान निकलते। तो ये भाई आपको समझना होगा। IMF जो कह रहा है उसकी बात को समझे। वजीर आजम आपका निगरान खुद जिसने इंतखाब कराए, उसने कह दिया कि मैंने इंतखाबात फ्रॉड हुए। तो उसके बाद क्या रहता है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर, और आई एम सॉरी मलिक साहब, मैं 1 मिनट फालतू ले रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। बात ये कि अगर ये रवायत बन गई कि लोगों ने बाहर निकलना है और लोगों ने दंगा फसाद करके और इस तरह करके अपने हकूक लेने, ये बहुत खौफनाक बात होगी। कल को KPK में भी ये मसला इस तरह खड़ा हो सकता है। और आखिरी चीज ये मलिक साहब कि वहां पे एक पुलिस वाला शहीद हुआ, इंस्पेक्टर, और दर्जनों पुलिस वाले जख्मी हुए, इमारतों को आग लगाई गई। ये है रियासत पे हमला। ठीक है ना? और इसके ऊपर हमें माफी, 1 मिनट, हमें माफी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आप हालात बेहतर करें, करने चाहिए, लेकिन जिन्होंने ये सब कुछ किया उन्हें भी माफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, सवाल तो ये बनते हैं कि हमारे मुल्क में हर चीज़, हर मुतालबात जो है वो एहतजाज के बाद ही हासिल हो सकते हैं। बैठ के अफ़वाम और तफ़हीम से जो है मसले का हल क्यों नहीं निकलता? हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बानी PTI ने जो है आज अडियाला जेल में पेशी के मौके पर बड़ी बातें की हैं। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि उनको पार्टी का जो है वो नोटिस देना ही पड़ेगा। काफ़ी खफा से, नाराज़ से देख रहे थे, उस पर बात करेंगे। और उन्होंने एक और जो बड़ी अहम बात की आज, उन्होंने कहा है कि मैं आर्मी चीफ को जो है वो ख़त लिखूँगा। ये ख़त किस बेस पर होगा, उसमें क्या बातचीत होगी, क्या PTI में और इस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ
जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी जो हैं वो पीटीआई के साथ बिल्कुल अब इस वक्त जुड़ चुकी हैं। उसके आगे क्या मामला तय पाएंगे, स्टार्ट कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, आर्मी चीफ को ख़त लिखने के लिए कह रहे हैं इमरान खान साहब, क्या लग रहा है कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कुछ हो सकता है सेटल डाउन? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हाँ लीडर मकबूल लीडर है, मतलब डेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं, मगर मुझे समझ नहीं आती किस कैपेसिटी में आप आर्मी चीफ को लेंगे। एक तरफ आप बात कर रहे हैं जमहूरियत की, एक तरफ आप बात करते हैं पासन के आइन की, और अभी तो आपने वो कहते हैं वो स्याही भी नहीं सूखी, और आपने इंटरनेशनल प्रेस में तो ये लिखा है कि अगर मुझे मेरी बीवी को कुछ हुआ तो ये आर्मी चीफ जिम्मेदार होगा। अब मतलब आप क्या मांग रहे हैं? आप मतलब बेसिकली अगर आप इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन में जाएं तो यू आर आस्किंग हिज इंटरफियरेंस कि भाई आपके पास क्योंकि फौज है, आपके पास असला है, मैं आपको खत लिखने लगा हूँ। वो खत के कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि इकॉनमी ख़त्म हो गई, ये हो गया, मेरे साथ ज्यादती होगी, मेरे वोट नहीं है। तो यहाँ तो फिर आप कह दें, यहाँ आप कह दें कि मैं जमहूरियत को नहीं मानता, फिर आपकी लॉजिकल बात है आप इस्तीफ़ा दें, असेंबली भी छोड़ दें। आप बिल्कुल फिर आपने महफूज ये रिश्तों का आज उमर अयूब ने बताया राणे ने कि आपने पूरा एक डेमोक्रेटिक का फेस भी रखा हुआ है, पंजाब में भी आप लड़ रहे हैं, जो कि राइट है। मैं नहीं कह रहा गलत कर रहे हैं, मेरा पॉइंट है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं। एक तरफ आप कहीं आप पोजीशन ले लें, या आप ये पोजीशन ले लें कि भाई जो आपने पिछले दुनिया भर में खत लिख के दे दिया कि जी अगर मुझे कुछ हुआ, ना आपने पाकिस्तान किसी असेंबली का नाम लिया, ना किसी आपने पाकिस्तान किसी हुकूमत का नाम लिया, ना किसी सियासी जमात का नाम लिया, ना आप किसी से निगोशिएट करते हैं, कोई आपका इनिशिएटिव नहीं है कि मैं सियासी तौर पे अच्छे हैं बुरे हैं, आप चोर डाकू के नीचे आते नहीं है सियासतदानों के लिए, और फौज को आप सीधा लेटर लिखें। अब क्या लेटर में लिखेंगे? आप मेरे साथ आके कॉफ़ी पियो, ये लिखेंगे, या ये लिखेंगे मुझे हुकूमत में ले आओ। बॉटम लाइन तो यही है ना कि आपने ताकतवर को ये लिख दिया कि मुझे हुकूमत में ले गया, तो इसी डेमोक्रेटिक थिंकिंग इसका जवाब आप खुद ही राणा साहब, क्या लगता है ये जो बानी पीटीआई ने आज कहा है कि मैं ख़त लिखने जा रहा हूँ, क्या ख़त में लिखेंगे? जैसे कि ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं अगर इस तरह की बातें करनी तो फिर इस तरह की बातें क्यों कि माजी में कि हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई जो है मुज़ाकरात के टेबल पर हम नहीं बैठ सकते? देखिए ये ख़त उन्होंने लिखना है, और ख़त क्या लिखना है ये उन्हें पता है, और ख़त में क्या होगा ये अब ख़त जब आएगा तब पता चलेगा। और मलिक साहब की बात अपनी जगह के वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं और वो कोई मदद की भी करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई मदद की चीज़ होगी, और वो अपना कोई रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ चीज़ें शायद लिखें। अच्छा। तो लेकिन वैसे मेरी इतलात ये हैं कि खान साहब ने खामोशी से मुज़ाकरात के लिए हामी भर लिया अपनी क़यादत से, और जो राना सनाउल्लाह साहब की दावत थी मुज़ाकरात की, तो उसके जवाब में आज पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात आपसे नहीं होंगे बल्कि उन फोर्सेस से होंगे जो फैसला कुन हैसियत रखती हैं। तो ये मुझे हैरानगी है कि ये एग्जैक्ट जुमला मरियम साहिबा ने भी किसी दौर में कहा था, जब उनसे कहा था कि इमरान खान से मुज़ाकरात कर लें, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान से क्यों करूं, मैं तो उनसे करूं जो फैसला बिल्कुल। तो फिर करते रहे मुज़ाकरात, मरियम भी कर लें, इमरान खान भी कर लें, और आप गुड़ खाने और गुलगुलों से परहेज करना, ठीक है ना, ये करते रहें आप, और आप इस तरह जमहूरियत को भी ज़िंदा रख लें और आप अपने अंदर खाते मामलात को भी ज़िंदा रख लें। तो मुझे ख़त का नहीं इल्म कि क्या ख़त में लिखेंगे, लेकिन जो इमरान खान साहब की मैं जितना मैं उन्हें बतौर सहाफ़ी समझता हूँ, वो उसमें भी वही उसी तरह के ख़त लिखेंगे जैसे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के नाम ख़त लिखा था कि यहाँ यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि मैंडेट नहीं मिला और सब आप कुछ, जो है इसे वो करें। तो ख़त वो सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग है, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट तो निकलना नहीं। पॉजिटिव रिजल्ट तभी निकलेगा जब दोनों कुव्वतें, दोनों फरीक एक दूसरे को सच्चे दिल से कबूल कर लेंगी, ठीक है। देखिए ये जो माफ़ी वगैरह की बात होती है ना, ये माफ़ी कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई आपसे पर्सनल लड़ाई है, चले मैं माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन अगर रियासत के साथ आपके मामलात हैं तो फिर कोई इंडिविजुअल जो है माफ़ी नहीं दे सकता, या तो सारे स्टेक होल्डर, जैसे एनआरओ दिया था मुशर्रफ साहब ने, ठीक है ना, एक 8,500 लोग थे उसमें, 8,500 लोगों को एनआरओ दिया था, ठीक है, जिनमें आप हैरान होंगे जिनमें कुछ लोगों के ऊपर एक दो नहीं पता नहीं कितने कत्ल के मुकदमात थे, 302 की दफात थी, फिर वो उन्हें बहुत आला ओहदे भी मिले, गवर्नर शवर्नर भी बन गए वो। एनआरओ फिर इस तरह का होता है, वो एक आम माफी रियासत इस तरह देती है, ठीक है ना, जैसे एक
वो बलोच जो उतरते हैं तो रियासत उन्हें माफ़ी दे देती है, लेकिन वो कोई इंडिविजुअल नहीं दे सकता। वो फिर एक कलेक्टिव या तो कानून साजी करेंगे या कोई अदालतों के जरिए आप इस तरह का निकलेंगे, तो ये आम माफी वाला वैसे मामला है भी नहीं। मेरा ख्याल है कि ये एक दूसरे को तस्लीम करके आगे बढ़ने का मामला है। अब जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो DGISPR साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया है कि ये तो वर्क ही फाड़ देना, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो खत होगा वो मजीद बेचैनी और कन्फ्रंटेशन को जन्म देगा। वो कोई उससे कोई पॉजिटिव को मोहब्बतों के फूल नहीं खिलेंगे। मलिक साहब, क्या लगता है आपको कि हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं रोल अदा कर सकती है तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात का, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी बारहा कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं तो क्रिटिक हूँ इमरान खान पे। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपकी सियासी आपका हक है, आप नून को जो मर्जी इख्तलाफ करें, पीपल्स पार्टी से करें, जिससे मर्जी करें। देखिए, सियासत क्या चीज़ होती है। अब छोटी सी बात है, आपको याद है लास्ट जो इनकी मुलाकात साहब ने फरमाया था मेरी जनरल बाजवा से, जब प्यार मोहब्बत बड़ा चल रहा था, तो ऑन रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करने लगो तो जनाब ने फरमाया था कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि यार वो डीजल डूजल से हाथ होना रखे अगर बहुत बदतमीजी करती। और आज पता है क्या बयान है खान के अंदर से जो PTI की, खान ने कहा कि जब मैं रिहा होऊंगा तो सबसे पहले मैं मौलाना से मिलूंगा। इतना प्यार हो गया। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, इंसान ऐसे ही होते हैं, हम बदलते हैं। तो जब आप एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं ना, वो खतरनाक है। मैं आपको टर्की की थोड़ी सी मिसाल दूंगा, क्योंकि रहना तो मैंने पाकिस्तान में, इतनी बातें करनी मुनासिब नहीं होती। टर्की के सारे पॉलिटिशियन का यही रफड़ था 84 में। वहाँ पे भी जब यहाँ जनरल ज़िया था, वहाँ पे भी अपना उनकी फ़ौज की हुकूमत थी, वहाँ पे भी इस तरह के मसले चलते रहे। उन पॉलिटिशियंस ने, जिस तरह मैंने कहा ना कि हमने अपने अपने जनरल रखे हुए हैं, एक जनरल गलत था जिसने मार्शल लगाई, दूसरे का जिक्र नहीं करना, ये सारे कर रहे हैं। टर्की के पॉलिटिशियन ने सोचा कि यार हम अपने आप से लड़ते रहे, अपनी मतलब अपने आप से जंग रखे, लिहाजा उन्होंने कहा जी फौज अच्छी या बुरी है ज़रा 5 मिनट के लिए भूल जाओ। जिसको भी पॉलिटिकल जितना रोल है ना उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करो। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो उन्होंने कॉन्संट्रेशन थोड़ी बदली, कन्फ्रंटेशन से वो इकोनॉमी पे, जब इकोनॉमी से वो ऊपर आए ना तो वो यूरोपियन यूनियन में चले गए। मैं वो आपको बड़ी एक नंगी सी मिसाल देने लगा, जब वो यूरोपियन यूनियन में चले गए, अब जो टर्की है ना वहाँ को दाएं बाएं कुछ हो ही नहीं सकता। भाई इससे ज़्यादा मैं आपको क्लियर नहीं समझा सकता, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को इतना, अपनी मशीयत को दुनिया के साथ इस तरह जोड़ लिया कि वहाँ जब नॉन डेमोक्रेटिक कोई फोर्स आएगी वो काम नहीं करेगी। यार आप अब मौलाना से, अब आज आप बात कर रहे हैं कि जनाब अब मोहब्बत हो गई है, अब मौलाना को भी मोहब्बत हो गई है। पहले दोनों, मेरा पॉइंट आप समझे, तो ये कोई नोज कल आपको जरदारी के साथ बैठना पड़ जाए, नोज आपको कल बिलावल के साथ बैठना पड़ जाए, नोज कल आपको मरियम के साथ बैठना पड़ जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर हाँ बिल्कुल अपनी प्रिंसिपल पॉलिसीज पे खड़ा रहे कि आप करप्ट है, मैं समझता हूँ करप्ट है, लोगों को फैसला करने दें। मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को इकट्ठा होना चाहिए। और इस पे राना सोनाला का जो ग्रांट नेगोशिएशन का आइडिया था, फवाद चौधरी ने भी कहा कि वो आइडिया ठीक है, इस पे कम का, और पार्टी ने आज ही कह दिया वही मैं ना मानूं। उसने कहा, आज राणे ने पहले खबर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राणे ने पहले बता दी कि PTI ने पहले ना जी हमने नहीं बैठना। आज मैं कोई जाते जाते लास्ट बिलावल का, आज मैं कोर में बयान सुन रहा था, बिलावल ने बड़ी पॉलिटिकल तरीके से बात किया कि अपने सदर पाकिस्तान भी एक पार्टी के चेयरमैन है, एक PPP एक जो एडिशनल उसके चेयरमैन जरदारी साहब, उसने कहा जी हमारी जमात से एक एफर्ट हुई थी मुफाहमत की, मगर नाम नहीं लिया, एक पॉलिटिकल पार्टी ने बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराई। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली यार क्या व्हाट्स रॉन्ग, अगर आप मौलाना से मिलने के लिए तैयार हो तो सबसे मिलो, किसी पॉइंट पे इकट्ठे हो जाओ। बिल्कुल राना साहब, पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है मलिक साहब का। अगर आप मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए तैयार हैं तो बाकियों से मुज़ाकरात करने में क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ कहते हैं आपकी हमने बातचीत नहीं करनी, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, और दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, तो फिर ओपनली आप कह देना कि ठीक है फॉर द सेक ऑफ मुल्क मैं ये जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ आप देखें पार्टी में क्या चल रहा है, शेर अफजल मरवत साहब जो काफ़ी उनके लिए पॉपुलर रहे हैं उनके क़यादत में, अभी जो है वो उनको शोकाज नोटिस किया गया, और आज जो है अडियाला जेल के बाहर खुद इमरान खान साहब ने ओपनली वाज़ेह तौर पर कहा है कि भाई उनको जो नोटिस हुआ उनको जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। तो इसे कहीं ना कहीं साबित तो हो गया ना, जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब कहते थे कि मैं जो हूँ ये बात नहीं मानता कि उनकी तरफ से डिक्टेशंस आ रही हैं, लेकिन अब तो उन्होंने खुद कह दिया ना। नहीं, पहले तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल का खिताब इमरान खान ने नहीं दिया था, मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ठीक है।
और अगर उन्होंने जलसों के अंदर डीजल कहा था तो वो तो बाजवा साहब की जिद में कहा था कि बाजवा साहब उन्हें ये कह रहे थे कि आप ना कहें, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था। तो दूसरी बात यह कि ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि पार्लियामेंट में इमरान खान की वो तकरीर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क की मुफाद के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास खुद चल के जाने को तैयार हूँ। इमरान खान जब मेरा ख्याल है अपोजिशन में थे और उन्होंने कहा था कि मेरी फजलुर रहमान साहब से बड़ी लड़ाई है, लेकिन मैं मुल्क की मुफाद के लिए मैं खुद उनके पास चल के जाने के लिए मौजूद हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फजलुर रहमान साहब और इमरान खान में और कोई बिल्कुल ही हमेशा के लिए कुटी हो गई है कि जी मैं नहीं बोलता वो। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस टाइम उनका जो दोनों का स्टांस है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो दोनों इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब आ जाएं आप ये कि जी आपने जो मलिक साहब से कहा था कि क्या हुक्मरान जो हैं वो इस मुज़ाकरात, वो इररेलेवेंट है ना। शहबाज शरीफ ने क्या करवाने मुज़ाकरात? शहबाज शरीफ साहब की तो अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। उनके तो काबीना के वजीर उन्हें नहीं मानते। उनको तो उनके जिसने वजीर आजम निगरान हुकूमत है वो कहते हैं कि आप फॉर्म 47 के, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है जो ये मुज़ाकरात कराएंगे? हाँ, नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी इस सेंस में मौजूद है कि वो असल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं। उनसे अगर बात होती है तो ये बनती है बात। 3 स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में पॉलिटिकल, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान। चौथा कोई नहीं है। चौथे सारे शामिल वाजे हैं, वो चल जाते हैं। तो अगर ये 3 बैठ जाएं तो मैं नहीं समझता। और बिलावल साहब की एक बात देखें, सियासतदान और डेमोक्रेटिक सियासतदान क्या होता है। बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि 9 मई के केसेस फौजी अदालतों में चले। ठीक है, बिलावल साहब मुसलसल कह रहे हैं कि नहीं उस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। एक पॉलिटिकल सोच हो गई ना। बिल्कुल, कि जुडिशियल कमीशन बने। और मैं एक आपको बात बताऊं, ये मेरी जाती फीलिंग है कि इमरान खान किसी एक वक्त में बिलावल के साथ बैठ जाएंगे। ये मैं आपके प्रोग्राम में आपको कह रहा हूं कि पीटीआई एक वक्त में बिलावल भुट्टो के साथ बैठेगी। वो चाहे आसिफ जरदारी के साथ ना बैठे, उनके साथ उनके माजी के कोई साथी हो सकती है, लेकिन बिलावल के साथ वो बैठेंगे। और आखिरी बात, मरवत वाली बात, इमरान खान के उसमें ना 10 करोड़ मरवत आ जाएंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, इमरान खान एक समुंदर है जिसमें से 10 करोड़ मरवत आते हैं, 10 करोड़ मरवत चले जाते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मरवत जाएगा वो 100 मरवत और बना लेगा। मरवत उस समुंदर को छू के बनते हैं, समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। बिल्कुल। इरफान साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म, उन्होंने पार्टी ज़रा से जो है वो आज इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा क्यों दे दिया नाज़रीन, इस पर डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कि 9 मई का वाक़या जो है वो ख़त्म हुआ है या नहीं। एक और लेटर जो है ज़ेरे गर्दिश है, उसकी खबरें हैं। मलिक साहब से जान लेते हैं। मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको? वो देखें, इसमें जो पॉइंट है ना 9 मई की, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमने क्या बहस शुरू की हुई है कि यहाँ पर हम सारी बेवकूफ़ है आइन और कानून का। मैं आपको थोड़ी सी लीगल पोजीशन दे दूँ। पाकिस्तान के आइन और कानून में खुदा न खासा कोई जुर्म होता है एक फ़र्द का फ़र्द के साथ, मतलब मिसाल के तौर पे मेरी ऐनक मुझसे मेरा कोई दोस्त छीन लेता है, मेरा भाई छीन लेता है, ये जुर्म हुआ है एक फ़र्द ने एक फ़र्द के ख़िलाफ़ किया। जब आप रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम करते हो, वो साबित करना या ना साबित करना मेरा काम नहीं, वो अदालत में, उसमें माफ़ी नहीं होती, उसमें मुकदमा ख़त्म नहीं हो सकते, कोई पार्डन नहीं आपको कर सकता, क्योंकि आपने जो जुर्म किया है ना वो फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं किया। ये इस्लामी मुल्क है, मुझे भी पता है। वो राना क्या मैं पूछ रहा था तुमसे, इस्लाम में अगर आपका कोई जुर्म हो जाए तो आप पैसे भी दे सकते हैं, कसास भी है, दियत भी है। वो फ़र्द की होती है। खुदा ना खासा अगर किसी का बेटा मर्डर हो गया तो वो फ़र्द के ख़िलाफ़ आपने जुर्म, जब अगर आपने रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम किया तो ये नहीं है कि मैं SP साहब हूँ, मैं को नहीं यार तुम मेरी बरादरी के निकल आए हो, तुम तो बड़े माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ में तुम्हें माफ़ करता हूँ। नहीं, कोई माफ़ नहीं कर सकता। लास्ट अगर कर भी सकता है तो उसके लिए ये तरीका कार ये कि आप सारा जो लीगल सिस्टम है उससे वो जो होके जाए, जिसका हम आम जुबान में कहते हैं छोटी अदालत, बड़ी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपील कर आके फिर आप सदर के पास एक पार्डन के लिए जा सकते हैं, आई एम सॉरी।
तो ना तो यहाँ प्रोसेस हुआ है, ना आपकी अदालतों ने अभी 9 मई के आपके केसेस किए हैं। इसमें माफ़ी का ना बहस हो सकती है ना गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि मैं दोबारा फिर अपनी सारी बात को कंक्लूड कर दूँ, रियासत के ख़िलाफ़ जो जुर्म होगा उस पर माफ़ी नहीं होती। ठीक, राणा साहब क्या लगता है माफ़ी का सिलसिला इसलिए जो है अभी तक ज़ेरे गर्दिश है क्योंकि केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं? नहीं, अब माफ़ी तो मैंने पहले भी बात कर दी, मलक ने भी कर दी कि माफ़ी क्या है, या होगी या नहीं होगी। असल चीज़ ये है, देखें DGI ने कैटेगोरिकली कहा, ठीक है, कि जिन्होंने ये किया 9 मई उन्हें सज़ा मिलनी है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये बात ऐसे हुई, आर्मी चीफ साहब ने भी ये बात कही, तो ये तो तय है कि 9 मई के मुलजिमों को माफी नहीं मिलेगी। अब दूसरी तरफ PTI, सॉरी माफी दे भी नहीं सकते। मैं एक बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ PTI है। PTI के रवैये में भी कहीं कोई अपोलोजेटिक एटीट्यूड नहीं है। जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि अब एक खत तो वो लिख ही रहे हैं आर्मी चीफ को गैर मुल्की जरीदों के अंदर भी कुछ उनके आर्टिकल्स मजीद आने वाले हैं, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान अगर लिखते हैं तो वो बाहर कैसे चला जाता है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये उनकी टीम जो है ये सारा काम करती है, और एक मंसूबा के तहत ये आर्टिकल्स जो हैं ये मुख्तलिफ जरीदों में छपते हैं, और ये अब मेरी इतलात ये कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आने वाली हैं, जिनमें शख्सियात के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं PTI जो है क्लेम करती नजर आएगी। सो दोनों तरफ से जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ठीक, मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज जो है वो पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो क्या चल रहा है पार्टी में? पिछले दिनों जो एक इजलास हुआ उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब से मिले बगैर चले गए थे। सीनियर क़यादत जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही। ये ट्रस्ट का इशू नहीं है, ये बड़े पॉलिटिकली अपना वो अंडर कंट्रोल है। मेरी तो हमेशा आपको यही कहा कि नवाज़ की कंट्रोल है पार्टी पर, उसमें वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल है। ठीक है, वो चले गए, उसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, इज़ अंडर कंट्रोल। अब ये जो आपका इस्तीफ़े का आप शोर डालें, इसकी खबर ये है कि पार्टी का प्लान किया कि एक टिकट में 2 मज़े। आपको पता है ये मई का महीना है, 28 मई आ रही है, वो नून हमारे यहाँ तो कोई चीज़ पाकिस्तान से नहीं ना हम जोड़ते हैं, हम तो मैं जोड़ते हैं। मैं तो यहाँ तक रो पड़ा हूँ कि हमारे जनरल हमारी मार्शल भी अपनी अपनी है, तो योम तकबीर तो पाकिस्तान का नहीं ना, वो तो मुस्लिम नून का दिन है ना कि एटम बम हमने बनाया था। तो इनका प्लान ये है कि 28 मई को आप सदरे मुस्लिम लीग नून बहाल होंगे, उसके लिए ये आज इस्तीफ़ा दे दिया गया है, और 28 मई को वो सदर बन के एक नेवियन के साथ आएंगे। इसलिए वो बड़ी रोमांटिक लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया, और इसके साथ एक और भी उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अदालत का मामला मैं इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। उनका ख्याल ये है कि 150 मिलियन का जो केस है ना खां का, 28 मई तक इमरान खां को एक और सज़ा हो चुकी होगी, ये भी उनका ख्याल है। इसीलिए 28 मई को ये एक टिकट में 2 मज़े करने चाह रहे हैं। राणा साहब, क्विक से आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस इशू पर, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया, बस 1 मिनट में रफ़ी साहब का एक बड़ा मशहूर गाना था, तो ये इस्तीफे के उसमें वो कहते हैं ना, रंग और नूर की बरसात किसे पेश करूं। जरा सोचे शहबाज शरीफ ये गा रहे, रंग और नूर की बरसात किसे पेश करूं, ये मुरादों की भरी रात किसे। कौन कहता है सदारत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे सदारत बस उसी का हक है। ठीक है, मुझसे कह दे कि ये इस्तीफा किसे पेश करूं। वो बेचारे वो अब और क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में रहा कुछ नहीं। इस्तीफा क्या और सदारत क्या, ये सारा कुछ है वही है। असल नवाज शरीफ साहब ही हैं, जो भी हैं वो सब कुछ वही हैं। बेचारे शहबाज शरीफ साहब तो वैसे एक मासूम से परिंदे हैं, उन्हें कहते हैं इस डाल पे बैठ जाओ, वो एस्टेब्लिशमेंट के डाल पे बैठ के गुटकू कर देते हैं, कहते हैं तो उठो इधर से, असा चिड़िया दा चंबा वे बाबल असा उड़ जाना, साड़ी लंबी उड़ारी वे बाबुल असा नहीं आना। वो वहां से उड़ते हैं जाके मुस्लिम लीग के छज्जे पे बैठ जाते हैं। उन बेचारों का क्या, मासूम परिंदे हैं। ये इस्तीफा ये में ड्रामे हैं। घर की बात है, घर की बादशाहत है, वो जब चाहे नवाज शरीफ साहब सदर, जब चाहे कोई और सदर। बिल्कुल नाज़रीन, नवाज शरीफ जो है दोबारा सदारत संभालने के बाद क्या पार्टी पॉलिसी बदली, क्या चलेगा, तो फ्यूचर में देखना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।